गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय भारत के विदेश संबंध के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। पहला प्रश्न में कुछ बयान दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो बयान सही है या गलत है। पहला बयान है, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से सहायता हासिल कर सका। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर भारत कोई से एक ग्रुप में चला जाता या तो पूंजीवाद में या साम्यवाद में, तो वो दोनों देशों से, दोनों राष्ट्रों से सहायता नहीं प्राप्त कर पाता। अगर वो पूंजीवादी गुट में जाता तो सोवियत संघ की सहायता प्राप्त नहीं कर पाता, और साम्यवादी गुट में जाता तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता प्राप्त नहीं कर पाता था। इसलिए भारत ने जब स्वतंत्र हुआ तो निर्णय लिया कि वो किसी भी गुट में सम्मिलित न होकर गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेगा, जिसके कारण वो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से सहायता हासिल करने में सफल रहा। अगला है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। बिल्कुल नहीं, शुरुआत में भारत के संबंध पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण नहीं थे। हमने देखा था कि भारत और चीन में काफ़ी मित्रतापूर्ण संबंध थे, लेकिन जब दलाई लामा भारत में शरण लेने की आए, उसके बाद से भारत और चीन के संबंध हैं वो तनावपूर्ण होने शुरू हो गए थे। जबकि पाकिस्तान एक अपवाद है कि भारत पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध आरंभ से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अगला कथन है, शीत युद्ध का असर भारत और पाक संबंधों पर पड़ा। ये बिल्कुल सही कथन है। सभी देशों पर शीत युद्ध का पूरा असर पड़ा है। शीत युद्ध था वो जब पूंजीवाद और साम्यवाद, पूरा विश्व है इन दो वर्गों में बटा हुआ था, और पूंजीवादी जो दल था उसका अगुवाई कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, और साम्यवादी दल की अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ। तो पूरे विश्व में तनाव का माहौल था उस समय। तो उस शीत युद्ध का प्रभाव भारत पाक के संबंधों पर पड़ा ही पड़ा, जबकि पूरे विश्व के सभी देशों पर उसका पूरा प्रभाव पड़ा था। अगला कथन है, 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम भी थी। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये कथन गलत है। उस संधि का इससे कोई लेना देना नहीं था। अगले प्रश्न में कुछ तर्क दिए गए हैं, उनको जोड़ना है कि कौन सा किसके साथ जुड़ता है। 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? तो 1950 से 64 तक भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना था और आर्थिक विकास करना था। पंचशील सिद्धांत जो चीन के साथ अपनाए गए थे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत थे जिसका भारत ने शुरू से ही पालना की थी। बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1952 में, और उसके परिणाम स्वरूप हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एशिया और अफ्रीका के देशों का एक ये सम्मेलन था, बांडुंग सम्मेलन, जिसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत हुई। दलाई लामा जो तिब्बत के धार्मिक नेता थे, सीमा पार करके भारत आए और भारत ने उनको शरण दी, जिसके कारण भारत व चीन के संबंधों में कटुता आनी शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, नेहरू विदेश नीति का संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर में 2 कारण बताएं और उनके पक्ष में उदाहरण भी दें। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक मानते थे, क्योंकि विदेश नीति का संचालन वही देश कर सकता है जो स्वतंत्र हो। एक पराधीन देश अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि वह दूसरे देश के अधीन होता है। जैसे 1947 से पहले भारत अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं करता था, बल्कि भारत की विदेश नीति का संचालन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। इसलिए नेहरू का मानना था कि विदेश नीति के संचालन के लिए स्वतंत्रता एक अनिवार्य संकेतक है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की दोहरी दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनी गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिस्थितियों के अंतर्गत ही किया जाता है। मतलब कि विदेश नीति का निर्माण करते समय देश को अपनी घरेलू परिस्थितियां
और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रत्येक राष्ट्र विदेश नीति बनाते समय घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए भारत ने 1960 के दशक में जो विदेश नीति अपनाई थी उस पर चीन व पाकिस्तान के युद्ध, अकाल, राजनीतिक परिस्थितियां और शीत युद्ध का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1960 में भारत ने विदेश नीति का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर भारत की विदेश नीति के बारे में आपको फैसला लेने को कहा जाए तो आप किन दो बातों को बदलना चाहोगे? ठीक इसी तरह यह भी बताइए कि भारत की विदेश नीति के किन दो पहलुओं को आप बरकरार रखना चाहेंगे। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क भी दीजिए। मतलब कि विदेश नीति अगर आपके हाथ में दे दी जाए तो आप किन दो चीज़ों को बदलना चाहेंगे, क्यों बदलना चाहेंगे, किन दो चीज़ों को रखना चाहेंगे, क्यों रखना चाहेंगे। तो भारत की विदेश नीति में चीन और पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की नीति अपनाई जा रही है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। क्यों उसमें बदलाव की आवश्यकता? क्योंकि उसमें सही परिणाम हमें नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल जो हम नीति अपना रहे हैं उससे वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार वर्तमान समय में भारत को शीत युद्ध का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। मतलब विश्व में जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है। इसलिए विदेश नीति के दो पहलुओं को बरकरार रखने की जो बात है उसमें गुटनिरपेक्षता के अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि कई विचारकों का मानना है कि जब जो शीत युद्ध समाप्त हो गया है, विश्व में पहले दो दल थे उनमें से एक दल समाप्त हो गया, एक ही दल रह गया, इसलिए अब गुटनिरपेक्षता का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो गुटनिरपेक्षता के अस्तित्व को हम बनाए रखें क्योंकि यह भारत की विदेश नीति का मूल आधार बन चुका है। दूसरा, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन दो चीज़ों के बारे में टिप्पणी करनी है। एक तो भारत की परमाणु नीति और दूसरी है विदेशी नीति के मामलों पर सर्वसहमति। तो भारत की परमाणु नीति अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने संबंधित निर्देश दिए गए हैं कि भारत पहले परमाणु उपयोग नहीं करेगा, परमाणु शक्ति का उपयोग है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा। इस तरह भारत की परमाणु नीति है। विदेश नीति के मामलों पर सर्वसहमति आवश्यक है क्योंकि एक देश की विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति नहीं होगी तो देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना पक्ष प्रभाव डाले ढंग से नहीं रख पाएगा। इसलिए जरूरी है कि विदेश नीति में सर्वसहमति होनी चाहिए। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना इत्यादि पर सदैव सर्वसहमति रही है और आगे भी बनी रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ, लेकिन 1962 से 72 की अवधि यानी कि महज 10 सालों में भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति की असफलता है या फिर आप ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को परिणाम मानेंगे? मतलब कि भारत ने इन 10 सालों में जो 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है? क्या भारत की विदेश नीति की असफलता है या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम है? अपने मंतव्य के पक्ष में तर्क दीजिए। आज़ादी के समय भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया और शांति और सहयोग के सिद्धांतों को इनका आधार बनाया। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ शांति सहयोग बनाना चाहता था, परंतु 1962 से लेकर 72 तक भारत को 3 युद्ध लड़ने पड़े। इसमें कुछ हद तक भारत की विदेश नीति की असफलता भी मानी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम भी माना जाता है। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने विदेश नीति के अंतर्गत सभी पड़ोसी देशों पर विश्वास जताया, परंतु चीन और पाकिस्तान ने विश्वास तोड़ दिया, जिस कारण से भारत को युद्धों का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भारत की विदेश नीति से झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करें। भारत भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश है, इसलिए
भारत की विदेश नीति का संचालन इस प्रकार से किया गया कि भारत इस उपमहाद्वीप के एक महाशक्ति बनकर उभरे, क्योंकि यदि भारत इस क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरता है तो इस क्षेत्र के सभी देशों को लाभ पहुंचेगा तथा 1971 के युद्ध से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर आप विचार कीजिए। विदेश नीति के निर्माण में उस देश के राजनीतिक नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभाव रहता है और राजनीतिक नेतृत्व की विचारधारा के आधार पर देश की विदेश नीति का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति पर इस राष्ट्र के महान नेताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में हमारी विदेश नीति हमेशा देखने को मिलती है। पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासिस्टवाद इन सभी के विरोधी थे और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग अपनाना चाहते थे। वे मैत्री, सहयोग और सहअस्तित्व के पोषक थे और ये सभी चीज़ें हमें भारत की विदेश नीति में देखने को मिलती हैं। साथ ही उन्होंने अन्याय का विरोध करने और शक्ति का प्रयोग करने के समर्थन थे, मतलब कि अन्याय का विरोध करने के लिए किसी भी राष्ट्र के द्वारा शक्ति का प्रयोग कर लेना चाहिए, ऐसा जवाहरलाल नेहरू का मानना था। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों को हमारी विदेश नीति में भी डाल दिया। दूसरे विचारक थे पनिक्कर, वो भी एक महान नेता थे और उनके विचारों का भी हमारी विदेश नीति पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी के काल में हमने अपनी विदेश नीति के मूल तत्वों को कायम कर रखते हुए अपने इसमें व्यवहारिक तत्वों का भी प्रयोग किया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व का उसकी विदेश नीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न में एक ये अवतरण दिया हुआ है, इसको पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, नेहरू सैन्य गुटों से दूरी क्यों बनाना चाहते थे? तो इसके उत्तर में हम बता सकते हैं कि पंडित नेहरू सैन्य गुटों से दूरी इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि किसी सैन्य गुट में शामिल होकर एक देश स्वतंत्र नीति का निर्माण नहीं कर पाता। इसके साथ साथ सैन्य गुट युद्ध को भी बढ़ावा देता है, इसलिए नेहरू जी सैन्य गुटों से दूरी अपनाना चाहते थे और इसी का पालन करते हुए उन्होंने गुट निरपेक्षता का पालन किया। दूसरा प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि भारत सोवियत मैत्री की संधि से गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। भारत सोवियत मैत्री की संधि से गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं माना जाता क्योंकि इस संधि के पश्चात भी भारत गुट निरपेक्षता के मौलिक सिद्धांतों पर कायम रहा और सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में पहुंची तो भारत ने उनकी आलोचना की। तो ये हम मान सकते हैं कि भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री की और गुट निरपेक्षता का पालन दोनों के साथ साथ किया। अंतिम प्रश्न है, अगर सैन्य गुट न होता तो क्या गुट निरपेक्षता की नीति बेमानी होती? यदि विश्व में सैन्य गुट नहीं होते तो गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी रहती क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शांति एवं विकास के लिए की गई है और शांति एवं विकास के लिए चला गया कोई भी आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। इसलिए अगर विश्व में सैन्य गुट नहीं रहते तब भी गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो प्रासंगिक बना रहेगा। आज का यह वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।